हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का एजुकेशन हब पर स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कि कैसे अपना शेप चेंज कर सकता है या कहीं फिक्स हो सकता है या उसका वॉल्यूम है या नहीं। हमने ये सब कल के चैप्टर में कवर कर लिया। ठीक है, एक बार समरी के तौर पर देख लेते हैं हमने कल क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो हमने देखा था कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं, और हमने देखा था कैरेक्टर्स कि उनके बीच में स्पेस होता है कि नहीं, पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। एंड हमने फिर देखा था कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो आज हमें पढ़ना है मैटर का स्टेट, यानी कि उसका रूप कैसा दिखता है, कैसा है, कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तीनों स्टेट्स में पूरा वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट करता है। तो इस चैप्टर में हम भी वही कवर करने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो वेट फॉर अ व्हाइल। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर द इट्स डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अपने आसपास के आप अलग अलग चीजों को देखो, तो कौन से स्टेट में आपको दिखता है ये आपको देखना है। ठीक है, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। अब हमारे आसपास जो चीजें मौजूद हैं हमें 3 ही स्टेट्स में देखने को मिलेंगी, या तो सॉलिड, लिक्विड, या तो फिर गैस। ओके, these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. अब ये स्टेट जो है मैटर का इसलिए बदलता है या फिर हमें इसलिए अलग अलग दिखता है क्योंकि उनके पार्टिकल के कैरेक्टर्स में या अरेंजमेंट में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द so now let us study about the properties of these three states of matter in detail. अब इन स्टेट्स ऑफ मैटर को ही हमें आज के चैप्टर में कवर करना है। पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, इवन समरी भी देखेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास जब भी हम मिलते हैं। तो प्लीज फोकस्ड। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें आपको आइस दिखाया हुआ है। उसके बाद एक तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है या तो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी हमारे पास चौथा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें 3 ही स्टेट पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है, ठीक है। और फिर से एक बार पीछे वाली स्लाइड देख लीजिए। यहाँ पर ये जो एरो है ये क्या दिखा रहा है, ये इस तरफ क्यों जा रहा है कि सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का गैस में कन्वर्सेशन हो सकता है। ठीक, सॉरी, कन्वर्शन हो सकता है, ये अपना रूप बदल सकता है। तो फिर इसलिए ये एरो आपको उस तरफ के डायरेक्शन में शो हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका सॉलिड स्टेट ना। सॉलिड यानी कि कठोर वस्तु, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सॉलिड स्टेट को समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो देखिए, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपको क्या क्या चाहिए? एक पेन चाहिए, एक बुक चाहिए, नीडल चाहिए और लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। ठीक है, नाउ क्या करना है आपको? स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। यानी कि मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने इसको अपनी नोटबुक में रखा और पेन से उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली। आपको भी यही करना है। ठीक है, डू ऑल दिस हैव अ डिफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो हम जब किसी भी सॉलिड वस्तु को अपने बुक में ड्रॉ करते हैं या उसका स्केच ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज है, उसके पास अपना शेप है। जैसे अगर मैं बुक को बनाऊं तो बुक मुझे कुछ इस शेप का मिलेगा, ये लकड़ी का टुकड़ा मुझे कुछ इस
का मिलेगा। अगर मैं नीडल का स्केच बनाऊं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं पेन बनाती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा पेन। तो हर एक के पास अपना शेप है, अपनी कुछ बाउंड्रीज है और अपना एक फिक्स आकार है, वॉल्यूम है। ठीक है, इसके बाहर ये नहीं जाए। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप? अगर मैं उसको हैमर करूँ या हथौड़ी से हिट करूँ या उसे धक्का दूँ या गिरा दूँ या खींच लूँ, ठीक है, खींच लूँ या गिरा दूँ, तब क्या होगा? तो आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं? पॉसिबल है क्या? जैसे मैं पेन को बुक के अंदर दबाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या ये मिक्स हो पाएगा? बताइए, अगर मैं इस पेन को इसमें मिक्स करने की कोशिश करूंगी तो हो पाएगा? जरा इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आपको क्या करना है? कंप्रेस करना है, अपने दोनों हाथों से फोर्स लगाकर उनको दबाने की कोशिश करना है। कंप्रेस करना यानी कि दबाना। ठीक है, तो आर यू एबल टू कंप्रेस इन? क्या आप उसको दबा सकते हो कि नहीं? ठीक है, आप अपने हाथों से सिर्फ उन्हें पुश कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते। उसके साइज में आपके दबाने से कोई भी चेंज नहीं आए। आगे देखिए क्या लिखा है। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सब सॉलिड के एग्जाम्पल थे। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डिफाइंड शेप। ओके, डिफाइंड शेप है, उसके बाद उसकी अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स वॉल्यूम है। दैट इज हैव अ नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो फिर हमने ऑब्जर्व किया कि सॉलिड के पास अपना शेप होता है, उसकी बाउंड्री होती है और उसका एक वॉल्यूम होता है, लेकिन उसके पास कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती। आप उसको दबा नहीं सकते हो। ठीक है, नेग्लिजिबल यानी बिल्कुल ना के बराबर। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. अब सॉलिड्स के पास क्या है? टेंडेंसी है कि अपना शेप, अब कितना फोर्स लगा वो शेप नहीं बदलने वाला, अपना शेप मेंटेन करने की कैपेसिटी उसमें है। तो यहाँ टेंडेंसी वर्ड का मतलब है कैपेसिटी। ठीक है, तो फिर सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफरेंट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। यानी कि आप अगर फोर्स लगाते हो तो सॉलिड वस्तु टूट सकती है लेकिन उसका शेप नहीं बदल सकता, इसलिए हम उसको रिजिड बोलते हैं, यानी कि हार्ड। हार्ड। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको देखिए कुछ कंसीडर करने को बोला है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अब क्या एक रबर बैंड है उसका शेप बदल सकता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, तो क्या वो एक सॉलिड है? तो देखिए आंसर इज गिवन। Yes, a rubber band can change its shape when stretched, but it returns to its original shape when the force is removed. हाँ, रबर बैंड क्या करता है? स्ट्रेच होने पर अपना शेप बदल सकता है, लेकिन जब हमने स्ट्रेचिंग छोड़ दी हो या स्ट्रेच करना बंद कर दिया तो वो अपने नॉर्मल शेप को गेन कर लेगा। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास इलास्टिसिटी है। ठीक है, फैलने की क्षमता है। So, despite its ability to change shape, a rubber band is considered a solid because, अब एक सॉलिड तो हमने पढ़ा कि वो अपना शेप नहीं बदल सकता, टूट सकता है, लेकिन रबर बैंड के पास ये प्रॉपर्टी है, तब भी हम इसको सॉलिड बोलते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, इट हैज अ डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी कि नॉर्मल कंडीशन, एक रूम टेम्परेचर की बात कर लो या कोई भी अपना रेगुलर प्रेशर की बात कर लो, उसके पास अपना एक शेप है, अपना एक वॉल्यूम है, वो बदलते नहीं रहता है बार बार, यहाँ वहाँ फैलता नहीं है, लोट पोट नहीं होते रहता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल रबर बैंड है, तो किसी ने इतना स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, यहाँ से किसी ने उंगली डाली और इधर से डाली और इसको खींच लिया। अब वापस से इसको छोड़ने के बाद वापस वो इतना ही हो जाएगा ना। ठीक है, इसके पास ये शेप है, ये वाला इसका शेप है, एंड ये अंदर वाला इसका ट्यूम है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इज द पार्टिकल्स इन द रबर बैंड आर क्लोजली पैक्ड जस्ट लाइक इन अदर। अब दूसरा क्या चीज है?
सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मान लीजिए एक सॉलिड है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक रहते हैं, बिल्कुल ऐसे पास पास, बिना किसी गैप के। तो रबर बैंड के पास भी ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है कि उसके जो पार्टिकल्स है एकदम क्लोजली पैक्ड, क्लोजली। And last point is the change in shape is temporary and reversible due to elasticity. अब ये जो इसमें बदलाव आता है ना कि आप रबर को खींचते हैं तो ये टेम्पररी अपना शेप बदलता है और रिवर्सिबल होता है, यानी कि वापस नॉर्मल हो सकता है क्योंकि उसके पास जो है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट। क्लियर क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज so what about sugar and salt when kept in different jars? This takes the shape of the jar. Are they solid? ठीक है, अब शुगर या फिर साल्ट की अगर बात करूं मैं तो शुगर या फिर साल्ट की अगर बात करूं, हम इसको अलग अलग शेप के बर्तन में रख देते तो ये बिल्कुल हमें उस बर्तन के शेप जैसे दिखता है। क्या ये सॉलिड है? अभी तो हमने पढ़ा था कि उसके पास अपना फिक्स शेप होता है, फिर सॉलिड कैसे शेप बदलेगा जी, कैसे बदलेगा? ये तो बड़ी सोचने वाली बात हो गई है ना। इसका जवाब भी है अभी हमारे पास। तो जवाब है यस, शुगर एंड साल्ट आर सॉलिड्स इवन दो दे टेक द शेप ऑफ द जार दे आर केप्ट इन। अब शुगर और साल्ट जो है सॉलिड ही है, जबकि वो किसी बर्तन में डालने के बाद उस जैसा शेप ले लेते हैं, लेकिन उसके कारण है, देखिए, शुगर एंड साल्ट आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि क्रिस्टल। ठीक है, देखिए, तो शुगर यानी शक्कर और आपका जो साल्ट है यानी कि नमक, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों से बने होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल जैसे। अगर मैं आपको बोलूँ तो शुगर आपको क्यूब जैसे दिखती है ना, ऐसे दिखती है कि नहीं? अगर आप इसको जूम करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा शेप दिखेगा शुगर मॉलिक्यूल। ये ऐसा एक ब्लॉक आपको देखने को मिल सकता है। सेम विद द साल्ट, तो इसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल। Next is each grain of sugar or salt has a definite shape and volume that does not change. तो हर एक ग्रेन यानी कि हर एक जो दाना है शक्कर या फिर नमक का, उसके पास अपना एक शेप है, क्यूब शेप है, उसका अपना वॉल्यूम है, ठीक है, जो चेंज नहीं होता। अनलाइक लिक्विड्स, बिल्कुल तरल चीजों के जैसे, दे डू नॉट फ्लो फ्रीली अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड लाइक पोरिंग। अपने आप तो बहेगा नहीं, जैसे आपने पानी, नदी को देखा है ना, नदी कैसे अपने आप बहती है, उसको कोई हाथ से धक्का नहीं देता, भैया तू बहे अभी, तेरे को रुकना नहीं है, तू चलती जा चलती जा। सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है, सॉलिड को जब तक आप ऐसे डब्बा उल्टा नहीं करोगे तब तक वो नहीं गिरेगा, ठीक है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, द रीजन दे टेक द शेप ऑफ द जार इज दैट दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेपरेट पार्टिकल्स बट ईच पार्टिकल इटसेल्फ रिमेन्स अ सॉलिड। अब ये बर्तन जैसा शेप लेने के पीछे कारण ये है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे सिंगल सिंगल पार्टिकल्स या फिर कणों से बने हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स अभी भी तो सॉलिड ही है ना। डब्बे में डालने के बाद ये वाला जो शक्कर का टुकड़ा है ऐसा तो नहीं बह रहा है, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा ही रहेगा ना, वही चीज है। तो दे आर क्लासिफाइड एज सॉलिड्स एंड नॉट लिक्विड, इसलिए हम शक्कर और चीनी को जो है चीनी और नमक को जो है सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड नहीं बोलते, याद रखो। ठीक है, याद। Next question is what about a sponge? It is a solid yet we are able to compress it. Why? अब स्पॉन्ज आपके घर में देखा ही होगा जिससे आपकी मम्मी बर्तन वगैरह घसती है, या फिर वो कार्टून आता था स्पॉन्ज बॉब, ठीक है, स्क्वायर पैंट्स वाला, ऐसा शेप रहता है बिल्कुल, है ना, ठीक है, स्पॉन्ज। तो देखिए इसका क्या जवाब है, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, स्पॉन्ज बिल्कुल एक सॉलिड चीज है, बट वी कैन कंप्रेस इट, इसको हम दबा सकते हैं, ऐसे स्क्वीज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द टाइनी पोर्स फिल्ड विद द एयर इनसाइड इट, क्योंकि स्पॉन्ज के अंदर जो है ना छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, इसीलिए आप स्पॉन्ज को जो है कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके कुछ कारण दिए हैं, वाई कैन अ स्पॉन्ज बी कॉम्प्रेस, अब इसको आप कैसे दबा सकते हैं। The sponge is made up of a flexible material with air trapped in small pores.
ये जो स्पॉन्ज है ना, भले ही सॉलिड है, लेकिन ये ऐसे फ्लेक्सिबल यानी कि मूवमेंट करने वाले मटेरियल से बना होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में हवा भर जाती है, ठीक है। तो when we press it, the air is pushed out and the sponge shrinks in size. जब हम उसको दबाते हैं ना, तो उसमें की हवा जो है बाहर निकल जाती है और स्पॉन्ज की साइज जो है श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। आप अपने घर में करके देखना। स्पॉन्ज को हाथ में लीजिए, उसको जोर से दबाइए, ठीक है, हवा बाहर आएगी और वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होना यानी कि सिकुड़ जाना, ठीक है। तो फिर तीसरा है, once the pressure is removed, it regains its shapes as air refills the pores. अब वापस से आपने उस पे से दबाव जो है हटा दिया, तो वापस से उसका शेप जो है नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने दबा दिया तो वो वैसे ही पतला हो जाएगा पापड़ की तरह, नहीं। मान लीजिए आपका नॉर्मल स्पॉन्ज है, इसको आपने दबा दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। ये आपका हाथ है, समझ लीजिए। अब आपने क्या किया, अपना हाथ हटा दिया, तो वापस से ये नॉर्मल ही हो जाए, समझे। ये है कॉम्प्रेस। क्लियर हो गई बात। अब उसमें जो हवा है ना, वो अंदर बाहर होती है दबाने से या छोड़ने से, इसीलिए अब इसमें छिद्र ना ऐसे बीच में आप काट के देखोगे ना, यहाँ से आपको दिखेंगे जैसे बिल्कुल चीज जैसा रहता है, ठीक है। इडली को देखा है आपने, इडली को बिल्कुल वैसे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अ स्पॉन्ज इज स्टील इज सॉलिड बिकॉज इट्स मटेरियल हैज अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अ स्पॉन्ज क्या है, सॉलिड है क्योंकि उसके पास जो है अपना एक शेप है, अपनी आइडेंटिटी है और वॉल्यूम भी है। The ability to compress it is due to the presence of air spaces and not because it is a liquid or gas. अब इसके कॉम्प्रेस होने के पीछे क्या है, उसमें जो खाली हवा भरने की जगह बाकी है ना, उस वजह से वो कॉम्प्रेस होता है, लेकिन वो लिक्विड या फिर गैस नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात है। इसीलिए हम स्पॉन्ज को भी जो है सॉलिड मटेरियल में ही काउंट करते हैं। अब सॉलिड्स के बारे में कुछ बातें, अभी पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर जो मैंने दिए हैं वही आपके बुक के लैंग्वेज में लिखे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल अबाउट ऑल द अबव आर सॉलिड। पीछे जो हमने जितने एग्जाम्पल पढ़े थे वो सारे के सारे सॉलिड ही है। अब कैसे देख लीजिए। पहला पॉइंट, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। क्या होता है, एक रबर बैंड जो है अपना शेप चेंज कर सकता है ताकत लगाने पर, और वापस से वो फोर्स जब हट जाए तो वो अपना शेप फिर से नॉर्मली गेन कर लेगा। अगर हमने एक्सेसिव यानी कि एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो रबर बैंड टूट सकता है। क्लियर। सेकेंड आंसर क्या है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। यानी कि हर एक चीनी का दाना या नमक का दाना जो है अपने क्रिस्टल शेप में फिक्स रहता है, वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। चाहे आप उसको अपने हाथ में ले लो, प्लेट में रख लो या किसी जार में भर दो, उसका क्रिस्टल का शेप चेंज नहीं होगा, इसलिए वो सॉलिड में ही काउंट होगा। And third is, a sponge has a minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अब स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी रहती है। जब हम स्पॉन्ज को दबाते हैं तो हवा बाहर निकलने की वजह से वो दब जाता है, इसीलिए स्पॉन्ज को जो है आप कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो रबर बैंड हो, शुगर और सॉल्ट हो, या फिर स्पॉन्ज हो, ये सब क्या है, सॉलिड। क्लियर बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द लिक्विड स्टेट यानी कि तरल अवस्था, ठीक है। लिक्विड को हम हिंदी में तरल बोलते हैं, सॉलिड को कठोर बोलते हैं, एंड स्टेट इज व्हाट, अवस्था, ठीक है। तो देखिए, अगेन वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, सो वी नीड सम थिंग्स, कलेक्ट द फॉलोइंग। वी नीड वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और अ कोल्ड ड्रिंक। इनमें से कोई भी एक चीज आप ले लीजिए। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, आपको अलग अलग शेप के बर्तन लेने, चाहे रेक्टेंगल ले लो, सर्कल ले लो, कटोरी ले लो, प्लेट ले लो, फैला हुआ जो मर्जी आपका ले लो। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपको क्या करना है, इन बर्तनों पर 50 ml की मार्किंग दे देनी है। कैसे देनी है, आपको मेजरिंग सिलेंडर लैब से मिलना चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, ट्यूब होता है, ठीक है?
मार्किंग होती है ml के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, pml यानी कि लगभग इतना काउंटिंग करके मार्क कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, what will happen if these liquids are spilled on the floor? अगर इनमें से कोई एक लिक्विड, कोई एक तरल पदार्थ आपके जमीन पर या फिर फर्श पर गिर जाए तो क्या हो जाएगा, कि फर्श गीली हो जाएगी ना, ठीक है, उसके बाद मम्मी भी मारेगी आपको। नाउ measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the? आपको क्या करना है, किसी एक का, यानी आसानी से तो आपको पानी अवेलेबल है तो 50 ml पानी ले लीजिए और उसको एक बर्तन में डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने 30 ml वाटर बकेट में ले लिया, ठीक है, यहाँ तक बकेट के बाद आपने ऐसे बर्तन में डाल दिया, उसके बाद आपने क्या किया, कुछ ऐसे बर्तन में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, कुछ ऐसे बर्तन में डाल दिया, ऐसे, और फिर लास्ट में आपने क्या करके आपने अलग अलग 3-4 बर्तनों में डाल दिया। तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ। मतलब अगर मैं 50 ml यहाँ से यहाँ डालती हूँ, फिर यहाँ से यहाँ डालती हूँ, तो क्या 40 हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, जी नहीं, ये 50 ml ही मेंटेन करते चल रहे हैं हम, राइट। तो फिर इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम? तो आंसर है नो, इसका शेप मेंटेन नहीं रहेगा। हम जिस बर्तन में उस लिक्विड को डालेंगे वो वैसा ही शेप गेन कर ले। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? Yes. आंसर है yes. जब मैंने इस बाल्टी को यहाँ से इधर उल्टा किया तो पानी जो है आसानी से फ्लो हो गया, ऐसे आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो देखिए, we observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. हमने देखा कि तरल चीजों के पास, तरल पदार्थों के पास अपना कोई आकार नहीं होता है, लेकिन उनके पास अपना वॉल्यूम होता है, यानी कि अपना एक अमाउंट रहता है, कि वॉल्यूम को हम अमाउंट में काउंट कर सकते हैं। तो फिर दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अब तरल पदार्थ क्या करती है, अब जिस बर्तन में डाल दोगे वो वैसा ही आकार ले लेंगे। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, जो तरल पदार्थ है वो बह सकती है और अपना आकार बदल सकती है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन कॉल्ड फ्लूइड। उनको हम रिजिड नहीं बोल सकते, लेकिन उसको आप फ्लूइड बोल सकते। फ्लूइड लिक्विड का दूसरा नाम है, ठीक है। रिजिड यानी कि हार्ड, अभी मैं पहले भी बताया। तो refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. हमने क्या पढ़ा था कि डिफ्यूजन होता है सॉलिड और लिक्विड का लिक्विड में, यानी कि हमने जो शक्कर पानी या फिर नींबू शरबत वाली बात पढ़ी थी, तो ये सब। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। अब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो डिफ्यूज हो सकती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है और पानी में मिक्स भी सकती है, घुल भी सकती है। So these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. अब इन गैसों में से जो है ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है पानी में रहने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के लिए, ठीक है। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, यानी कि जितने भी जिंदा जैविक ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर पेड़ पौधे हैं, उनको सांस लेने की जरूरत होती है ताकि वो जिंदा रहे। The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. अब पानी में रहने वाले जो जानवर है, जैसे मछली हो गया, ऑक्टोपस हो गया, और पता नहीं क्या क्या कितने जानवर रहते हैं, जितने तो हमें पता ही नहीं है, ये पानी में अंदर में सांस कैसे ले सकते हैं। पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में रहता है। आपने मछली को देखा है एक्वेरियम में, तो देखा ही होगा।
ठीक है, ऐसे कुछ बुलबुले निकलते हैं, राइट, आपने देखा होगा ना, बुलबुले निकलते हैं। ये क्या है, क्या है ये, CO2 रिलीज कर रही होती है, ठीक है। और फिर एक वो आपने मशीन देखी होगी एक्वेरियम में, ऐसे पाइप के साथ लगी होती है, ये क्या कर रही होती है, ऑक्सीजन मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। तो हमें पानी के अंदर जो है डिजोल्व ऑक्सीजन देखने को मिलता है। तो thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids। यानी कि हम इससे ये मान सकते हैं कि सॉलिड चाहे फिर वो कठोर वस्तु हो, तरल हो या हवा वाली चीजें हो, गैसेस हो, ये लिक्विड्स में जो है डिफ्यूज हो सकती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए ये पानी है, यहाँ हवा में CO2 O2 प्रेजेंट है, ये दोनों ही यहाँ जाएंगे भी और बाहर भी, इसी को बोलते हैं लिक्विड। The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, डिफ्यूजन लिक्विड्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, ये बात याद रखें। तो this is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in a solid state। यानी कि अभी मैंने जो स्क्वायर बना के आपको समझाया था, देखिए ये सॉलिड का स्ट्रक्चर मान लीजिए और ये आप लिक्विड समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ की सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक रहते हैं, तो बीच में बिल्कुल हिलने डुलने की जगह ही नहीं होती, इसीलिए इनमें डिफ्यूजन रेट थोड़ा सा कम होता है। और लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 अब देखिए इनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है, इसके लिए ये थोड़ा सा फ्रीली मूव कर सकते हैं और आसानी से डिफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यही आपको गैस का कंपैरिजन करवा दूँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, डन। इसके बीच में जो स्पेस है, स्पेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये रैंडमली मूव केवल, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। एंड द लास्ट स्टेट इज गैसियस स्टेट। So, have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? ठीक है, आपने कभी गुब्बारे वाले को देखा है कि वो एक ही गैस सिलेंडर से कई सारे गुब्बारे फुला देता है, ठीक है। Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder। आप एक गुब्बारे वाले से पूछिएगा कि एक गैस सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे, लगभग लगभग कितने गुब्बारे फुला लेता है, और उनसे पूछना है कि उसके अंदर कौन सी गैस। अगर आप पूछते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ, उसके अंदर हीलियम गैस प्रेजेंट होती है, लाइट वेटेड गैस। ये गैस इतनी हल्की होती है ना, इसलिए गुब्बारे उड़ सकते हैं। अगर आप भारी भरकम चीज भर दोगे तो गुब्बारा तो फट जाएगा ना, उड़ेगा थोड़ी ही। तो नाउ इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। टेक 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cocks as shown in figure। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस एक्टिविटी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, पहले सुन लीजिए फिर डायग्राम के थ्रू समझ। Remove the pistons from all the syringe, leaving one syringe untouched, filled with fill water in the second and pieces of chalk in the third। आपको क्या करना है, तीनों सिरिंज के पिस्टन हटा देना। आपने इंजेक्शन देखा होगा प्लास्टिक वाला, उसको हम सिरिंज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको उसका पीछे वाला जो आप खींचते हो ना, उसको पिस्टन बोलते हैं, वो आपको निकाल के क्या करना है, पहले में कुछ नहीं भरना है, दूसरी सिरिंज में पानी भरना और तीसरे में चौक का पाउडर या फिर टुकड़े भरना। नेक्स्ट क्या करना है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। वो पिस्टन जो हमने निकाला था उसको वापस से आपको सिरिंज में लगा लेना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। पिस्टन को वापस से इंसर्ट करने से पहले आप क्या कर सकते हो, उस पर वैसलीन जेली लगा सकते हो ताकि वो स्मूथली अंदर चला जाए। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। आपको क्या करना है, कंटेंट को पुश करके देखना है, ठीक है, पिस्टन की मदद से कि हर एक सिरिंज में। और आपको ऑब्जर्व क्या करना है, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, और कौन से केस में पिस्टन आसानी से पुश हो गया।
व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि आपको क्या समझ में आए। तो चलो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखिए ये बलून आपके लिए है, गिफ्ट है, आप इसे उड़ाइए या फोड़िए, आपकी मर्जी। ठीक है, अब आपको भी बलून के जैसा ही बनना है, बिकॉज किसी भी पिन से पटना नहीं है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, सो टेक प्रेस एंड रिलैक्स रह के अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, ये है, देखिए अब ये है सिरिंज। सिरिंज है, ये पिस्टन बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको क्या करना है, इन तीनों पिस्टन को निकाल लेना है। पहले में कुछ नहीं भरना है, और ये है कॉर्क, आपको आगे का थोड़ा सा पैक कर लेना है रबर कॉर्क से। उसके बाद दूसरे में भरना है पानी, और तीसरे में भरना है चॉक पाउडर। इस पिस्टन पे आपको क्या करना है, फ्लाई वजलीन जेली। ठीक है, ताकि फॉर मूवमेंट। उसके बाद आपको पुश करना है। ठीक है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। तो इजीली हम देखेंगे कि केस 1 में जो पिस्टन है वो आसानी से अंदर चले जाएगा, हमें कम प्रेशर लगाना था। उसके बाद वाटर में, और सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको चॉक पाउडर में लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो एयर, वाटर एंड चॉक पाउडर इजीली मूव। ठीक है, और अगर आपको प्रेशर किस डायरेक्शन में ज़्यादा लगाना पड़ा, चॉक वाटर एयर अकॉर्डिंग प्रेशर। ठीक है, तो क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids। अभी हमने देखा कि जो गैसेस होती है कंप्रेसिबल होती है, यानी कि आसानी से आप इन्हें दबा सकते हो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas। अब जो सिलेंडर आपके घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं, कि हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, कॉम्प्रेस गैस, यानी कि प्रेशर से दबाकर बनाई गई गैस को लिक्विड फॉर्म। तो compressed natural gas और CNG is used as fuel these days in vehicles। आजकल के टाइम में जो है compressed natural gas को जो है व्हीकल्स में या वाहनों में जो है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। अब इतना ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी की कैरेक्टर इसके पास होने की वजह से बहुत सारा गैस जो है हम छोटे से सिलेंडर में भरकर भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10,000 लीटर गैस जो है मैं इतने सिलेंडर में कॉम्प्रेस करके लिक्विड करके भेज सकती हूँ। ठीक है, अब ये इतना है, जब ये लिक्विड हो जाएगा ना तो ये कम अमाउंट हो जाएगा, और इसमें और ज़्यादा मैं फिलअप कर सकती हूँ, और इसको आसानी से हम ट्रांसपोर्ट भी करवा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। So we come to know that of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril। यानी कि आप किचन से दूर भी हो और किचन में कुछ बन रहा है, तब भी आप उसके खुशबू से पहचान सकते हो, जो आपके नाक तक खुशबू पहुंचती है। नॉस्ट्रिल मतलब आपके नोज की बात हो रही है। ठीक है,
तो आपके नोज तक जो है खुशबू आती है, स्मेल आती है, उससे आप बता सकते हो कि क्या बन रहा है घर में, आज क्या सब्जी है, आप खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, या आपकी फेवरेट चीज मम्मी बना रही है या नहीं बना रही है, आपको ये पता लग जाता है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? अब ये स्मेल कैसे आप तक पहुंच रही है? कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। किचन में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और बाहर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन, जो हवा के मीडियम के थ्रू वो स्मेल आपके नाकों तक पहुंचती है। The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen. Aroma यानी कि स्मेल, जो खाने की स्मेल है ना, वो क्या होती है, वहां पे मौजूद हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है, और किचन से वो हवा बहते 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 आप तक आती है, और उससे दूर तक भी जा सकते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं। फिर कोई आपसे पूछता है कि आज आपके घर में क्या बन रहा है, बड़ा टेस्टी सा स्मेल आ रहा है ना, हमें भी बुला लीजिए, ठीक है। तो फिर द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स। अब जो खाना गर्म होता है ना, उसकी खुशबू जो है आपके नाक तक कुछ सेकंडों में पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसको आपको सॉलिड के डिफ्यूजन और लिक्विड के डिफ्यूजन रेट के साथ कंपेयर करके देखना है कि कौन जल्दी पहुंचता है। तो अगर मैं कंपेयर बताऊं, तो गैस सबसे फास्ट, के बाद लिक्विड, एंड उसके बाद सॉलिड, ठीक है। तो ये याद करिए। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. अब ये पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है, गैसेस की बहुत फास्ट होती है, और उनके बीच में जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि ये स्पेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच की, ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इनके बीच में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से ये बहुत जल्दी अपने आप को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर सकते, ठीक है, डिफ्यूज कर सकते। तो in the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. अब ये गैसेस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इधर जाएगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, बहुत रैंडमली हाई स्पीड, यानी कि करते हुए निकल जाएगा। तो ड्यू टू this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. यानी कि मान लीजिए, तो मान लीजिए एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ मैंने गैस भर रखा है, मॉलिक्यूल से, ये इससे भी टकराएंगे और इन दीवारों से भी टकराएंगे, उससे उनकी स्पीड क्या होती है, बढ़ने लगती है, हाइयर स्पीड। इस वजह से ये जल्दी 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 क्या होता है, डिफ्यूज होता है। तो फिर द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the wall of the container. यानी कि अब ये प्रेशर जो है गैस के द्वारा लगाया जाता है, और जो फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में, ऊपर से बर्तन के वॉल के बीच में लगता है, उस वजह से उनकी स्पीड बढ़ने लगती है और उनका डिफ्यूजन रेट जो है बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बातें? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। दिस इज समरी स्लाइड आज के टॉपिक का, इतना ही है। तो देखिए, ये है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स देखिए कितने टाइटली पैक है, इसके बीच में बहुत कम स्पेस है, ये कहाँ हिलेगा, कहाँ जाएगा जी, कहीं नहीं मूव कर सकता। उसके बाद लिक्विड का देखिए, इनमें स्पेस है कि एक दूसरे के साथ मतलब हिल डुल सकते हैं, गले मिल सकते हैं, लेकिन इनको तो बाबा सांस लेने की भी जगह नहीं। और वही अगर मैं बात करती हूँ गैस की, तो देखिए इनके बीच में कितनी ज्यादा जगह है ना, ये एक दूसरे से तो टकराएंगे, उसके साथ साथ इस बर्तन की दीवारों से भी टकराने की वजह से इनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो क्या है, ए बी एंड सी shows the magnified schematic pictures of the three states of matter. ऐसे आप किसी भी मैटर को देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस, आपको उनके मॉलिक्यूल्स ऐसे ही देखने को मिलेंगे, उनका अरेंजमेंट ऐसा होगा। लिक्विड में आप कोल्ड ड्रिंक देख लो, पानी देख लो, या पेट्रोल देख लो। सॉलिड में आप घर का बेड उठा के देख लो, डस्टर देख लो, या अपना मोबाइल देख लो, कोई भी चीज। और गैसेस में आप कोई भी गैस देख लो, आपको उनके मॉलिक्यूल्स ऐसे ही देखेंगे रैंडमली। So the motion of the particles can be seen and compared in three states of matter.
तो आप पार्टिकल्स का मोशन कैसा हो रहा है वो देख सकते हो और उनको तीनों स्टेट्स में, तीनों अवस्थाओं में आप कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो टेबल है समरी वाला, ये आपके बुक में नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है सॉलिड्स के बारे में। पॉइंटर इतना छोटा है कि मुझे दिखता ही नहीं है। तो फर्स्ट अबाउट सॉलिड देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटरमोलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2, इनके बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, ये बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, देखिए इस डायग्राम को कंपेयर कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के बीच में स्पेस भी बहुत कम होती है। हैव डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, इनका अपना डिफिनाइट शेप भी होता है, अपना एक वॉल्यूम भी होता है। उसके बाद हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी कि पिघलना बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको पिघलने के लिए, और बॉईल होने के लिए भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे कि स्पॉन्ज। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, ये बह नहीं सकते। ठीक है, देखिए ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स कितने टाइटली अरेंज है। नेक्स्ट इज लिक्विड। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स है ना, ये बहुत थोड़ा बहुत रहता है। लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इनमें देखिए कितने आपको जगह देखने को, यहाँ, यहाँ, है ना, ये स्पेसेस होता है। इंटरमोलिक्यूल यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। नो डिफिनाइट शेप बट डिफिनाइट वॉल्यूम, इनका अपना कोई शेप नहीं होता, ये जिस बर्तन में डालो वैसा शेप ले लेते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम यानी कि अमाउंट जो है फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि 50 लीटर है तो 50 रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब 50 किलो है तो 50 किलो ही रहेगा, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। उसके बाद डेंसिटी इज लो, लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। ठीक है, लिक्विड को और कितना लिक्विड करेंगे जी मेल्ट कर करके, तो इसको और अगर पतला करना है मुझे, जैसे वैसलीन आपको सेमी सॉलिड में मिलता है, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर में बदलाव हो जाए तो ऐसा थोड़ा सा पतला जैसा हो जाता है। ठीक है, वही चीज है, इसका घनत्व बहुत कम होता है, हल्का होता है ना सॉलिड से। ठीक है, और उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, थोड़ा ही हीट दे दो तो ये उबलने लग जाएगा, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद लिक्विड्स कैन बी कॉम्प्रेस, आप इसको दबा दबा के, बहुत दबा के भर सकते हो, और लिक्विड्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं, यानी कि बह सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल। एंड लास्टली इज गैसेस। वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता, भैया तू उधर जा मैं उधर जाऊंगा, धक्का मुक्की चलते रहती है इनकी। उसके बाद वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इनके बीच में जो स्पेस है वो लिक्विड से भी ज्यादा रहती है। ठीक है, देखिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस है कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो फिर नो डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, इनका अपना कोई शेप या फिर कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसका डेंसिटी जो है बहुत कम रहता है। उसके साथ साथ गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, यानी कि इसको आप लिक्विड से ज़्यादा भी दाब कर, भर कर उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद गैसेस कैन फ्लो, गैसेस भी जो है बह सकती है। अब देखिए ना, आपके आजू बाजू हवा मौजूद है, वो फ्लो ही तो कर रही है। ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं वाला टाइप ऐसे कुछ हो जाता है, तो हवाएं जो है बहती हैं। क्लियर, ये इमेज मैंने ली है cbsc.class.com से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून फॉर द अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और नए नए वीडियोस के लिए आप अपने आप को अपडेट रखिए। इसके बाद हम पार्ट 3 में इसका लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।